हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आपने पदार्थ के कणों के बारे में समझा। पदार्थ के कणों के आकार क्या होते हैं उनके बारे में जाना। आज हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में। आपको पता है पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। आपको 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था। तो इन तीनों अवस्थाओं में क्या एक दूसरे में परिवर्तन संभव है या नहीं है, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन संभव है, जो कि निर्भर करता है ताप और दाब पर। किसी भी पदार्थ की चाहे जो भी अवस्था हो, उसमें ताप और दाब के परिवर्तन द्वारा हम उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई अवस्था ठोस है। ठोस अवस्था को जब हम अधिक ताप देते हैं, दाब समाप्त कर देते हैं, जीरो कर देते हैं और गर्म करते हैं, यानी कि ताप देते हैं, इसको अधिक ताप। आपको पता है ताप अधिक होने पर कणों की, जो पदार्थ के कण होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उनके अंदर की जो ये ऊर्जा होती है वो बहुत ही अधिक हो जाती है, जिसके कारण ये जो ठोस के कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं। कंपन करने के फलस्वरूप ये एक दूसरे से टकराकर अधिक दूरी बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब एक कण दूसरे कण से दूरी बनाता है तो ये अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं। धीरे धीरे ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में परिवर्तित होंगे। ठोस को अगर गर्म कर दिया जाए तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। द्रव अवस्था में अगर हम अधिक ताप प्रवाहित कर दें, यानी कि अधिक ताप और इसे गर्म कर दें द्रव को, तो ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गैसीय अवस्था में यहाँ पे केवल ठोस को ताप दिया गया, द्रव को और अधिक ताप दिया गया तो वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम गैसीय अवस्था से बात करें तो गैसीय अवस्था को अगर हम ठंडा करते हैं तो ये द्रव अवस्था को और ठंडा कर दिया जाए तो ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। हम यहाँ अवस्था परिवर्तन के लिए उदाहरण स्वरूप जल लेते हैं। जल को हम तीनों अवस्थाओं में देख चुके भी हैं, आप सबने देखा होगा। जल की जो ठोस अवस्था है, सबसे पहले समझ लेते हैं तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो जल की सबसे पहली अवस्था जो है उसे कहते हैं बर्फ। बर्फ कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है। दूसरी बात करते हैं, ये जल, जिसे पानी कहते हो, जल ही मान लेते हैं, जल लिख देते हैं, ये द्रव रूप में होता है। जो जल है वो द्रव रूप में। और इसकी तीसरी अवस्था है जल वाष्प। जब हम पानी को गर्म करते हैं, जल को गर्म करते हैं, तो उसमें से वाष्प निकलना शुरू होती है, जिसे हम जल वाष्प कहते हैं। ये इसकी गैसीय अवस्था होती है, क्योंकि ये पानी के सतह से उठना शुरू करते हैं और ऊपर की ओर वायु में उड़ने लगते हैं गैस के रूप में। तो इसे हम गैसीय अवस्था कहेंगे, जिसे हम जल वाष्प कहते हैं। अब इन तीनों में ताप का डिफरेंस क्या है, कैसे कैसे परिवर्तित होता है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास बर्फ़ है। बर्फ़ को गर्म करने के लिए जैसे हम वायुमंडल में रखते हैं तो वायुमंडल का टेम्परेचर अधिक होता है। बर्फ़ के टेम्परेचर के लिए हिमांक का टेम्परेचर होना आवश्यक है, जो कि 0 अंश सेंटीग्रेड माना जाता है जल के लिए। तो 0 अंश सेंटीग्रेड से कम जैसे भी ताप होता है, ये बर्फ़ के रूप में जल जमना शुरू कर देती है। अब यहाँ से 0 से ऊपर जैसे ताप मिलता है, इसे अधिक ताप होता है। जैसे बाहर निकालते हैं तो वायुमंडल का ताप 25 से एबव होता है। 25 रूम टेम्परेचर मानते हैं, तो टेम्परेचर यहाँ पे 25 हो गया, जबकि बर्फ़ के लिए होना क्या चाहिए? 0 टेम्परेचर, 0 या 0 से नीचे। अब 0 से तो ऊपर हो गया। ऊपर होने के कारण बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू करती है। क्या करती है? पिघलना शुरू करती है। पिघलने के फलस्वरूप ये किस में परिवर्तित होगी?
जल में यानी कि द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है। सेकेंड स्टेज जो होती है जल की जो है द्रव। अब जल को जब गर्म किया जाता है, गर्म करेंगे तो ये जब हम गर्म करते हैं तो जल वाष्प के रूप में ये उड़ना शुरू करती है, यानी कि जल वाष्प के रूप में आ जाती है, जल वाष्प। इसको जब हम और गर्म करते हैं तो ये जल वाष्प के रूप में आ जाती है। अब इस जल वाष्प को अगर हम देखें पुनः तो ये जैसे जैसे ठंडा होगा, जहाँ से निकलता है जल वाष्प, ध्यान दें, उसके बाद थोड़ी दूर बाद अगर इसको हम ठंडा करते हैं, मान लेते हैं अगर आपको उदाहरण स्वरूप देखना है, जब घरों में खाना बन रहा होता है तो जैसे ही हम जो भी कुकर हो या बटुली हो, जो भी हो आपके यहाँ, उसके ऊपर के ढक्कन को जैसे अलग करते हैं तो ढक्कन में लगी जितनी भी जल वाष्प होती हैं जैसे ही बाहर रखते हैं सारे के सारे पानी के रूप में जमना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या क्रिया है, जैसे ही हम वहाँ से बर्तन को हटाते हैं तो बर्तन का जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। उसमें जो जल वाष्प होते हैं सारी के सारी ठंडे होने के कारण किस रूप में आती हैं, जल के रूप में पुनः परिवर्तित हो जाती हैं। अब जल को अगर हम उसके हिमांक के ताप पर ठंडा कर दें, लाके 0°C पे कर दें, तो ये पुनः बर्फ़ के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था तीनों की तीनों हमें प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं और एक अवस्था से दूसरा अवस्था संभव है। यहाँ पर हम समझते चलते हैं कि प्रत्येक पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन है उसके लिए भिन्न भिन्न ताप एवं दाब की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई अगर पदार्थ है उसके लिए अगर मान लेते हैं जल की बात करते हैं, जल के लिए 0 टेम्परेचर पे हिमांक है उसका, अगर 0 से ज़्यादा हुआ तो वो जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर हम लोहे की बात करें तो लोहा भी 0 से जैसे ऊपर होगा वो जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का अपना अलग अलग हिमांक, क्वथनांक अलग अलग होते हैं, इसलिए वो अपने निश्चित ताप पर ही अपनी अवस्था में परिवर्तन करते हैं। जैसे जल के लिए 0 पे बर्फ़ बना, 0 से ऊपर हुआ तो वो द्रव के रूप में आ गया, और अधिक गर्म कर दिया गया तो वो जलवाष्प के रूप में बन गया। इसी प्रकार से अगर हम लोहे की बात करें तो 1560 अंश सेल्सियस के लगभग वो पिघलना शुरू करता है। तो इसके लिए अगर अवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है हमें, तो लोहे की अवस्था परिवर्तन के लिए हमें 1560 अंश सेल्सियस ताप देना होगा, तभी हम लोहे को ठोस से द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रत्येक पदार्थ के कणों के अवस्था परिवर्तन के लिए अगर हम बात करें, अवस्था परिवर्तन गलनांक से होगा। ठोस से अगर द्रव बनना है तो उसके लिए गलनांक का होना आवश्यक है। तो गलनांक जो ताप होता है वो ये बताता है कि कौन सा पदार्थ उसके कणों के बीच कितना आकर्षण बल है। वो जितने ही अधिक प्रबल आकर्षण बल के साथ बंधे होंगे, उसे तोड़ने के लिए हमें उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ताप की आवश्यकता होगी। अगर उन दो कणों के बीच, किसी पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कम है तो उसके लिए हमें कम ताप या कम ऊष्मा देनी होती है। बात करते हैं दाब परिवर्तन, यानी कि दाब परिवर्तन करने से अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए साधारण सा एग्जाम्पल है, आपके घरों में, रसोई घर में एक सिलेंडर रखा होगा, एलपीजी गैस सिलेंडर, जिसके द्वारा खाना पकाया जाता है। तो इसमें होता क्या है, जब हम सिलेंडर को हिलाते हैं तो उसमें लगता है जैसे द्रव भरा हुआ है। ठीक है, तो ये द्रव है, लेकिन जैसे ही हम गैस को खोलते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो उसमें से गैस निकलना शुरू करती है। तो क्या पानी और गैस, हमें उसमें लगा पानी है लेकिन निकल के आ रहा है गैसीय अवस्था में। तो ऐसा क्यों होता है? वो उसका साफ साफ रीज़न है कि वो दाब के कारण है। किसके कारण? दाब के कारण। गैस को हम बहुत अधिक दाब पर जब रखते हैं तो वह अपने द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इससे हम कह सकते हैं गैस पे अगर हम अधिक दाब डालते हैं तो वो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है।
इसका एग्जाम्पल रसोई घर के एलपीजी सिलेंडर के रूप में है। दाब का ही प्रयोग करके हम जो हमारे मशीन्स बनी हैं, इंजन्स बने हैं, वो भी दाब के प्रयोग के आधार पर ही कार्य करते हैं। दाब अधिक होने पर ताप बढ़ जाता है। किसी भी, मान लेते हैं ये निश्चित आयतन है, इस निश्चित आयतन पे अगर हम इस आयतन को कम करेंगे, जैसे जैसे कम करेंगे तो उसके बीच का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ना शुरू कर देता है, इंक्रीज हो जाता है। ताप बढ़ने के कारण जब इसमें हम फ्यूल डालते हैं तो वो तेज़ी के साथ जलना शुरू कर देती है, और जलती है तो इसमें पुनः ये अपोजिट दाब डालती है, जिसके कारण पिस्टन उठ जाता है और हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। तो सेम यहाँ पे दाब की बात करते हैं केवल, तो दाब के द्वारा अवस्था में परिवर्तन संभव है। द्रव है, अब देखते हैं द्रव के रूप में गैस भरी होती है। जैसे ही हम बाहर खोलते हैं तो वातावरण का दाब जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, एक वायुमंडलीय। जब एक वायुमंडलीय दाब में यह गैस द्रव के रूप में जो थी वो बाहर निकलती है तो ये गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो अधिक दाब था, दाब यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसका दाब परिवर्तन होने के कारण द्रव जो है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है।